मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मित्रों, आज हम डिटरमिनेंट्स पार्ट 3 की शुरुआत करने वाले हैं और इस पार्ट में जो एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है, यानी कि जो आपकी मोस्ट परफेक्ट बुक है, जिससे मैं आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 बता रहा हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर हर्ष शर्मा की बुक। और उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि बी के बाद जो सी एक्सरसाइज है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की गई है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग डिटरमिनेंट्स के जरिए कैसे निकालते हैं, यानी कि बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इस चीज़ को वहाँ पे सीखने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं। और इसके बाद बताने वाले हैं कि जो एडजॉइंट है, कोफैक्टर है, यानी कि एडजॉइंट को इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स है, कोफैक्टर है, माइनर है, ये सारी बातें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो इसके बाद यानी कि ये जो पार्ट 3 है, इसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे की बातें बताने वाली हूँ। आगे की एक्सरसाइज जो हैं मैं उनको थोड़ा सा ए इनवर्स निकालना मैं बताने वाला हूँ। फिर से एक बार पहले बता चुका हूँ आपको मैट्रिक्सेस में, लेकिन फिर से यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उसके बाद ये पार्ट समाप्त समझा जाएगा और अगले पार्ट में मैं ये जो रैखिक समीकरण होते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो 2 रूल आपके यहाँ हैं, यानी कि एक है क्रैमर रूल और दूसरा है बाय डिटरमिनेंट रूल, तो मैं दोनों तरीक़ों को आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आइए बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक अगर ये ट्रायंगल हमारे पास इस प्रकार से है, इसका नाम मैं DPM, यहाँ पे D का यहाँ पे कोऑर्डिनेट x1 y1, P का कोऑर्डिनेट x2 y2 और M का कोऑर्डिनेट x3 और y3, इस प्रकार से मैंने कंसीडर किया है। अब ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे DPM, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आप समझने का प्रयास करें। ये फार्मूला आता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस प्रकार से आपको ये समझना है कि ये स्क्वायर यूनिट इस प्रकार से ये एरिया का फार्मूला यहाँ से क्रिएट होता है। आपको समझना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आप जानते हैं कि चाहे इनको यहाँ पे यानी कि C1 को C2 की जगह पे या फिर C3 की जगह पे कहीं भी रिप्लेस करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप जानते हैं क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस आता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि जो एरिया होता है, एरिया निगेटिव कंसीडर नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब आप इसको कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ आपको। आप चाहें तो इसको यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3 कर दें, 1/2 कर दें, तब भी वो सेम फार्मूला ही माना जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और उसकी बाद की बात है कि ये जो फार्मूला आप डिटरमिनेंट फॉर्म में देख रहे हैं, इसको कभी कभी हम लोग 1/2 x1 y2 माइनस y3, यानी कि इसी का एक्सपेंशन, प्लस x2 y3 माइनस y1 और उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से इस फार्मूले को जो सॉल्व करेंगे आप अगर इसके सापेक्ष यानी कि C1 के सापेक्ष, तो आप देखेंगे कि यही रिजल्ट निकलने वाला है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसको या फिर इसको किसी को भी यूज कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल केस आते हैं, जैसे मैं आपको केस की बात कर रहा हूँ। केस फर्स्ट, अगर कोई दिए गए 3 बिंदु अगर एक रेखा में है, यानी कि इस प्रकार से हैं, यहाँ पे A मान लिया जाए, यहाँ पे B मान लिया जाए और यहाँ पे C मान लिया जाए, इनके कुछ कोऑर्डिनेट आपके सामने दिए गए हैं। अगर इस प्रकार से है और कहा जाए कि प्रूफ कीजिए कि ये तीनों पॉइंट जो हैं कि वो कोलिनियर हैं, यानी कि समरेखीय हैं, तो कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं फिलहाल कि इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो 0 होगी। 0 होगी, 0 होने का मतलब ये है कि यानी कि इन तीनों पॉइंट्स A, B, C से कोई ट्रायंगल क्रिएट ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि अगर तीनों बिंदु एक रेखा में आ गए तो इनको आपस में चाहे जितनी बार, चाहे जितने तरीके से मिलाएं, लेकिन कोई ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, यानी कि कोई त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे संभव नहीं हो सकता। तो इस वजह से अगर हमसे ये कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर हैं, यानी कि समरेख हैं या संरेख भी कहते हैं, तो सीधे सीधे आपको डिटरमिनेंट वैल्यू 0 दिखानी होगी, यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन को यहाँ पे 0 लाना होगा। तो आप ये समझ जाएंगे ये तीनों पॉइंट्स, इसका मतलब इस पोजीशन में कोलिनियरिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। आगे मैं बात करने वाला हूँ एक इसके सेकेंड केस की। आपको तो इसको लिखना है, इस प्रकार से नोट्स तैयार करना है आपको। इसका एक केस और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ केस सेकेंड के नाम से। अगर आपको ये ट्रायंगल के अलावा अगर आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है और उसका आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने का यहाँ पे आसान तरीका आपके पास है। जैसे इस प्रकार से अगर हो गया, जैसे मैं एक ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक साधारण चतुर्भुज इस प्रकार से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको DPMC नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे करना ये है कि इसके 2 अलग अलग ट्रायंगल में हमको इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि कहीं से भी, चाहे आप D और M को मिला लें, चाहे आप P और C को मिला लें, तो यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रायंगल मिल जाते हैं। उसके बाद एक बार DPM का ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ऐड कर देंगे आप यहाँ पे DMC के एरिया को आप ऐड कर देंगे इस प्रकार से। तो दोनों का फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा वो क्वाड्रिलेटरल DPMC का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 2 विशेष केस है यहाँ पे, आपको समझना है। एक बार कई बार जो है कि एक छोटी सी बात और यहाँ पे की जा सकती है, आपके क्वेश्चंस में ये बातें मिल सकती हैं कि सिद्ध करना होता है कि तीनों बिंदु एक रेखा में है और इन बिंदुओं से होकर जो रेखा जा रही है उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो उसका इक्वेशन भी डिटर्मिनेंट्स के वास्ते हम निकाल सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से मैं इसको जो है कि इस इक्वेशन का, यानी कि इस लाइन का मैं इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं बुक के क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। यहाँ पे एक्सरसाइज 4C आपके सामने है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही मैं उठा रहा हूँ, जिनके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट के रूप में दिए गए हैं। A 4 4, B 3 - 2 और C -3 16। इस प्रकार से कहा गया है कि इन यानी कि ट्रायंगल ABC का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान तरीका है, जैसा कि फार्मूला आप जानते हैं, x1 y1 इसको मान लीजिए, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लीजिए। बहुत आसान मैंने कहा इसे। आप चाहें तो जो फार्मूला कैलकुलेट करके आता था या फिर आप डिटरमिनेंट वाला रूल यूज कर लीजिए, बात एक ही है दोनों के लिए। मैं सीधे सीधे फार्मूला यूज करता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार से ये फार्मूला आप यूज करने वाले हैं। 1/2 x1 की वैल्यू 4 है, मैंने पहले से ही यहाँ पे इंगित कर रखा है। y2 की वैल्यू -2 है, माइनस y3 की वैल्यू -16 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है
y3 माइनस y1 यानी कि y3 माइनस y1 यानी कि ये 4 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पे है -3 है तो माइनस में लिखना होगा यहाँ पे, और y1 माइनस y2 यानी कि y1 माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, y2 प्लस में हो जाएगा, आप देख रहे हैं पहले माइनस था। आप सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान तरीका है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में -18 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 12 -3 और ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से आगे बढ़ूँगा। 1/2 यहाँ पे है ही, यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस हो जाएगा 36 -18। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और ये तो हो जा रहा है, पहले निगेटिव वालों को आपस में जोड़ लीजिए, और 3 4 यानी कि 5 -50 हो रहा है ये, और प्लस का 36 सॉल्व करेंगे। ये 4 और यहाँ पे 1 14, लेकिन निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, बटे में 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये 7 स्क्वायर यूनिट। चूँकि आप स्क्वायर यूनिट से लिखेंगे, चूँकि आप ध्यान दें कि ये निगेटिव का 7 यहाँ पे कंसीडरेबल नहीं है, यानी कि मान्य नहीं होगा। आपको मैंने पहले से बता रखा कि एरिया यहाँ पे निगेटिव कंसीडर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन और मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कहा गया है। अगर ये एक पॉइंट ए मान लें और इसे पॉइंट बी मान लें, तो यहाँ पर पॉइंट ए और बी से जो एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, इसका मुझे इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि जो एक स्ट्रेट लाइन ए बी से पास कर रही है, उसको आपको ये देखना है कि इस पर एक मूविंग पॉइंट भी होता है, उसको हम लोग x, y मानते हैं हमेशा। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे हम a हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे आप c ले सकते हैं, c को x, y मान सकते हैं। c एक मूविंग पॉइंट यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि जिससे किसी लाइन का निर्माण होता है, जिससे लाइन जनरेट होती है, उस पॉइंट को यहाँ पे c मैंने कंसीडर किया है। तो अब बहुत आसान है, आप ध्यान दें इस क्वेश्चन को, x1 y1 x2 y2, और इस xy को हम x3 y3 यहाँ पे नाम दे सकते हैं। सीधे सीधे चूँकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 0 होने वाला है। लिखेंगे हियर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 यानी कि 1, y2 माइनस y3 यानी कि y, प्लस x2 की वैल्यू 3 है यहाँ पे, y3 माइनस y1 यानी कि y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्लस x3 की वैल्यू x है, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, माइनस y2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे सीधे, तो 6 माइनस y प्लस 3y माइनस 6 प्लस 2x माइनस, ये तो सीधे सॉल्व हो जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4x इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करेंगे, माइनस 4x ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2y, ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसल्ड आउट हो जाता है, इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से, या फिर इसमें आप देख रहे हैं कि 2 आप कॉमन लेके अपोजिट साइड में भेज सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा। आपको अगर चेक करना है कि पता नहीं हमने जो ये इक्वेशन कैलकुलेट करके यहाँ पे देखा है, यानी कि
ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन मुझे मिला है क्या ये वास्तव में सही है कि गलत है। तो सही और गलत को चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, आप इसमें a या फिर b x और y की जगह पर रिप्लेस करके देखें तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब कैलकुलेशन 0 होना चाहिए। 1 और 2 अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सीधे कैलकुलेशन 0 मिल रहा है। कहने का मतलब ये जो हमने कैलकुलेट करके देखा है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूँगा और मैंने कहा था कि आपसे एक इन्वर्स निकालने का तरीका आपको ऑर्डर 3 का बता देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूँगा। इसको स्टूडेंट्स नोट कर लें। चलते हैं एक्सरसाइज 4E पर और यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आपको एक क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया। एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 12 है ये। एक यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है A 0 1 3 1 2 1 और 2 3 1। कहा गया है कि इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इसका इन्वर्स सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए तरीका मैंने आपको बता रखा है। एक बार फिर से पूर्ण रूप से रिवीजन आपको करा रहा हूँ कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैं R1 के सापेक्ष विस्तार करके निकाल रहा हूँ। 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 2 - 3 हो जाएगा। -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जाने वाला रो और इसका कॉलम नेगलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 9 +2 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 1 - 6 हो जाएगा। ये तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 10। इस प्रकार से ऐसी कोई समस्या नहीं है, यानी कि -2 हो गया है। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने में कोई समस्या नहीं होती है स्टूडेंट्स को। उसके बाद A इनवर्स का मतलब मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट निकालने के लिए, यानी कि इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबके पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। यानी कि लिखूँगा यहाँ पे A के सहगुणनखंडों से बना अवयव माना B बराबर, यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप ध्यान दें इस जगह पे, यानी कि A11 की जगह पे यहाँ पे इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करते हैं तो 2 माइनस यहाँ पे होने वाला है 3, यहाँ पे निगेटिव के साथ आएगा और निगेटिव के साथ आ जाएगा 1 - 9 और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव के साथ आएगा, ये आ जाएगा 1 - 6। आगे बढ़ूँगा और इस जगह पे अगर मैं कहूँगा तो इसका जाने वाला रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देख रहा हूँ 1 - 2, लेकिन ये निगेटिव के साथ। यहाँ पे इस एलिमेंट्स की जगह पे कहूँगा तो इसका जाने वाला रो और कॉलम नेगलेक्ट करूँगा तो 0 - 6 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे फिर से निगेटिव के साथ आने वाला है और इससे जाने वाला का रो और कॉलम नेगलेक्ट करूँगा तो 0 - 3 हो जाएगा। 0 - 3 इस प्रकार से आप यहाँ पे आएंगे। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इससे जाने वाले कॉलम और रो को नेगलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 - 4। यहाँ पे माइनस के साथ आएगा कोफैक्टर, आप जानते हैं। इससे जाने वाले कॉलम और रो को नेगलेक्ट करूँगा तो ये तो हो जाएगा 0 - 2। 0 - 2 यहाँ पे आ जाएगा इसका कोफैक्टर, यानी कि ये A33 एलिमेंट होता है। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इससे जाने वाले रो और कॉलम को नेगलेक्ट करूँगा और ये दे देगा 0 - 1। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन करते हुए। -1 1 -1 यहाँ पे 8 -6 2 -5 3 -1। इस प्रकार से ये आ गया है। ये B हो गया है। ये A के सहगुणनखंडों से बना अवयव है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A निकालूँ दिस इम्प्लाई
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी टी, यानी कि इसी का ट्रांसपोज निकालना आप जानते हैं। इसके पहले कॉलम को पहला रो बना दीजिए -1 1 -1, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दीजिए यानी कि 8 -6 2, तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दीजिए यानी कि -5 3 और -1। यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है -2 है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे -1/2 इस प्रकार से लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ। -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और इस पार्ट को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।